due to work required to lift the extended body due to work required to lift the 16 किए work required to lift work required to lift the extended body work required to lift the extended body ठीक है। तो आपके लिए मैं जबरदस्त जो है जुगाड़ देने जा रहा हूँ। ओ भाई फालतू का जानवर ले लूँगा, शांति से बैठे। देखिए अगर मुझे किसी भी बॉडी को उठाना है तो क्या उसको उठाने के लिए जो मुझे वर्क करना पड़ेगा वो अगेंस्ट द ग्रेविटी करना पड़ेगा। क्लियर। जैसे अगर मुझे सरदार जी को उठाना है मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, एटलीस्ट सरदार जी का जितना वेट है, जितना इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है उतना ही मुझे अपवर्ड डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। जितना वर्क डन इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर रहा है उतना ही वर्क डन मुझे अपवर्ड डायरेक्शन में करना पड़ेगा। ठीक है। जैसे हम रौनक सर की तो स्पेशल इच्छा की भगवान इसको उठाए। अब इस केस के अंदर जो है यहाँ पे अगर मैं बात करूं वर्क रिक्वायर्ड टू लिफ्ट एक्सटेंडेड बॉडी, हमें किसी भी एक्सटेंडेड बॉडी को उठाना है तो इन शॉर्ट दैट इज द वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी है। वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, दैट इज द वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी। वो ग्रेविटी के अगेंस्ट में वर्क डन हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करूँ तो दैट इज द नेट फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। और अगर इनिशियल और या फिर इसको चलो ऐसे में हटा दो, वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी को हम क्या बोल सकते हैं कि जो ग्रेविटी ने वर्क डन किया उसके अगेंस्ट है, मतलब जितना वर्क डन ग्रेविटी ने किया है उसका उसे, तो दैट कैन बी अ नेगेटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी। हाँ या ना। यहाँ से एक चीज हमारे पास में आ रही है, और ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू व्हाट, ग्रेविटेशनल फोर्सेज आर द कंजर्वेटिव फोर्सेज। तो यहाँ पर आ जाएगा वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। और ग्रेविटी की वजह से जो वर्क डन है उसका हमने ऑलरेडी फॉर्मूला लगा दिया है, और दैट इज नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल, है ना। वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स या कंजर्वेटिव फोर्स का होता है नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, प्लस, ये आ जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ हमारे पास में एक फॉर्मूला बन चुका है, वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी इज इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और ये कौन सी पोटेंशियल एनर्जी होगा, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स ले रहे हैं, और ऐसे ही आपने उसमें भी किया था स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट पे काम था, वो क्या था हमारे पास, चेंज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर, ये समझ में आ गया आपको, कोई कंफ्यूजन? तो वर्क डन ड्यू टू, अब यहाँ पर हम नोट में लिखेंगे तो पूछा जाए वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स कितना होता है। कंजर्वेटिव मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स,
तो आप बोलते हो नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और अगर पूछा जाए वर्क डन अगेंस्ट द एक्सटर्नल कंजर्वेटिव फोर्स, तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल। कोई कंफ्यूजन? क्लियर हुआ? जितना कंजर्वेटिव का वर्जन होता है उसका नेगेटिव होता है अगेंस्ट का, नेगेटिव का नेगेटिव क्या हो जाता है पॉजिटिव। तो इसको ऐसा नोट लिख दीजिए बढ़िया तरीके से, और फिर करेंगे तो बेहतरीन क्वेश्चन। जल्दी लिखेंगे, आज चैप्टर खत्म करना है। तो इस संडे मैंने आपका सिलेबस चेंज कर दिया है, अपडेटेड आया कि नहीं आया ग्रुप में? नहीं आया। क्या हो गया? कॉकरोच है वो बेटा, वो हमसे डरेगा, मुझसे नहीं। अरे कॉकरोच हमसे डरेगा, हम कॉकरोच से अभी क्वेश्चन करेंगे। बाजी के भी क्या लग गई बेचारे, एक कांड क्या किया उसको बेचारे को लिखने में मिलना है। अभी कम हुआ कि भाई क्या चल रहा है अभी? अलग अलग करके चल रहा है। अरे भाई करवाते हैं पेस्ट कंट्रोल, बार कितनी बार करवाए, अभी तो करवाया है। बात ब्रो कर दी तो हम क्या करें यार? देखो, चेन ऑफ मास स्मॉल m। अरे बेटा डर मत यार, कॉकरोच हमसे डरेंगे, हम कॉकरोच से और क्या, और हम उससे बड़े हैं, सही बात है ना। देखो, a chain of mass small m and length capital L, chain of mass small m and length capital L is held on a frictionless table, is held on a
frictionless table, cell on a frictionless table in such a way that 1/nth part is hanging below the edge of the table. Hanging below the edge of the table. Calculate the work done. Calculate the work done. To pull the hanging part of the chain. Calculate the work done to pull the hanging part of the chain. हाँ बिल्कुल ये हमारा मॉड्यूल का कौन सा क्वेश्चन है 20. मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 20 है. पेज नंबर क्या है 173. 173. तो प्यारे भाइयों और सरदार जी की बहनों, के तेरा प्यार का इंतकाम तो हम देख रहे हैं. तेरा ही है तुम्हारे ध्यान रखते हमारी क्लास में थोड़े बहुत बने जैसे प्रॉब्लम से जाते हैं. बोलता हूँ देखिए क्या किया हुआ है. ओ अंकल यहाँ पर ये रहा एक प्यारा सा टेबल और इस पे जो है एक चेन जो है रखी है. इस पे एक प्यारी सी चेन रखी है जिससे किसी को पीटा जा सके, पर जिसको पीटना है वो है टीचर और जिसको पीटा जा रहा है वो है स्टूडेंट. तो टीचर ने एक्सपेरिमेंट करने का मन कर गया उनका, तो उन्होंने बोला है कि यार ये जो चेन है इसको हम कितनी मैक्सिमम लेंथ तक जो है वो हैंग कर सकते हैं. ठीक है ना. उन्होंने क्या बोला हुआ है नहीं उन्होंने बोला कि ये जो हैंगिंग चेन है उसको उठाने में मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा. हैंगिंग चेन वाला तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था, वो शॉर्टकट भी लिखा था हैंगिंग चेन अपॉन लेंथ ऑन द टेबल. याद आ रहा है क्यों कर दो. तो ये जो लेंथ है वो कितनी है हमारे पास में L लेंथ दिया हुआ है और आई थिंक हमने क्वेश्चन पढ़ते हैं तो ये स्मॉल l जो है वो 1/n वो टोटल लेंथ है. कैपिटल L का मतलब टोटल लेंथ. इस टोटल लेंथ का 1/n फ्रैक्शन है. तो ये जो हैंगिंग पार्ट ऑफ द चेन है इसको उठाने में मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा. वापिस से उठाना है इसका मतलब कहीं ना कहीं मुझे. तुम इतना परेशान क्यों हो? यही है क्या?
बिना फ्लाइट इधर ये जो हैंगिंग लेग है उसको हमें उठाना है, लिफ्ट करना है। तो आई थिंक मुझे जब उठाना है इसको लिफ्ट करना है तो किसके अगेंस्ट में लिफ्ट करना पड़ेगा, उसके वेट के अगेंस्ट में। तो उसको उठाने के लिए जो मुझे वर्क करना है बेसिकली दैट इज द वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी। वर्क रिक्वायर्ड to lift hanging part of the chain is equal to, ये basically against the gravity हो रहा है, this is the work done against gravity और that is equal to, क्या होगा जब भी वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी निकालना है तो वो पॉजिटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी व्हिच इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। क्लियर है? इसमें बनानी पड़ेगी हमें कौन सी लाइन, ये रही रेफरेंस लाइन। कौन सी लाइन बनानी पड़ेगी, रेफरेंस लाइन बनानी पड़ेगी। और ये रही आपकी रेफरेंस लाइन और इस रेफरेंस लाइन से फिर अगर ये पूरी चेन यहाँ आ जाती है रेफरेंस लाइन के ऊपर ही तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी तो क्या हो जाएगी तुम्हारे, समझ में आ रहा है? पूरा का पूरा चेन जो है रेफरेंस लाइन पे आ जाता है, टेबल के ऊपर आ जाएगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो गया। अब हमारे को निकालना है इनिशियल पार्ट का पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियली में जो पार्ट टेबल के ऊपर है उसका तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, पर जो पार्ट हैंगिंग है उसका पोटेंशियल एनर्जी देखना है। तो जब भी आप एक्सटेंडेड बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी देखते हो, इसका पोटेंशियल एनर्जी देखते हो, हाँ, तो आप उसमें तो मास थ्रू आउट द लेंथ डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस केस में जब आप पोटेंशियल एनर्जी देखोगे तो आप उसका क्या लेते हो, सेंटर ऑफ मास। क्या लेते हो उसका, पूरा मास किसी एक पॉइंट पे ले जाके कंसंट्रेट करते हो। कहाँ कंसंट्रेट करते हो, पूरा मास किसी एक पॉइंट पे ले जाके कंसंट्रेट करते हैं और वो पॉइंट होता है उसका सेंटर ऑफ मास। समझ में आ रहा है यहाँ पे? तो जब भी आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है एक्सटेंडेड बॉडी के लिए तो उसका भी फॉर्मूला क्या है, mgh। एक्सटेंडेड बॉडी मतलब समझ में आ रहा है ना, जिसमें मास एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट ना रहे, थ्रू आउट दी बॉडी डिस्ट्रीब्यूटेड रहे। तो उस केस में आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो आपका फॉर्मूला होता है mgh ही होता है, लेकिन उसमें h जो है वो क्या है, वो डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी फ्रॉम दी रेफरेंस लाइन। क्या है वो, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी फ्रॉम दी रेफरेंस लाइन। क्या यहाँ रेफरेंस लाइन के नीचे मेजर किया जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव? तो पहली बात तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में होगी और नेगेटिव का mgh होगा। इसमें से ये m यहाँ पर मास कौन सा होगा जिसकी हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं, और दैट मास इज द हैंगिंग मास। कोई कंफ्यूजन? और दूसरी बात ये जो h है ये क्या हो गई, h का मतलब दिस इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास। और डिस्टेंस भी कौन सी, वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ हैंगिंग बॉडी। फ्रॉम रेफरेंस लाइन। और रेफरेंस लाइन से अब इसका, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास अगर आपको ढूंढना है तो वो सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इसके मिड पॉइंट पे। तो यहाँ पे मिड पॉइंट पे होगा तो मिड पॉइंट की यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, L/। समझ में आ रहा है? जब भी एक्सटेंडेड बॉडी होगी उसको पॉइंट मास में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका पूरा मास उसके कौन से पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करना है, सेंटर ऑफ मास पे। पूरा मास कौन से पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करना है, उसके सेंटर ऑफ मास पे। क्लियर? तो ये हो जाएगा प्लस का mgh, तो ये आ जाएगा mg इंटू h का वैल्यू कितना हो गया, L/। कोई कंफ्यूजन इसके अंदर, कोई दिक्कत? हाँ, ये स्मॉल एल लिखा है ना। तो अब यहाँ पर आप उसका वैल्यू रखो। अब यहाँ पे एक और चीज, अभी मास भी हमें पता नहीं है, हैंगिंग मास कितना है वो कहाँ पता है, तो पहले हैंगिंग मास निकालो। हैंगिंग मास कैसे निकालेंगे हम लोग,
अब हमें हैंगिंग मास निकालना है, तो आपको पता है कि ये चेन जो है वो कौन सा ऑब्जेक्ट है, 1D ऑब्जेक्ट, ठीक है। दूसरा क्या है, यूनिफॉर्म, दूसरा क्या है, यूनिफॉर्म चेन है, तो लैम्बडा इसमें लीनियर मास डेंसिटी आएगी, वो क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो लीनियर मास डेंसिटी क्या होती है, टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ इक्वल टू हैंगिंग मास अपॉन हैंगिंग लेंथ। कोई कंफ्यूजन? तो उससे आपको हैंगिंग मास कितना मिला, कैपिटल M बाय L इंटू स्मॉल एल। अब इसको उठा के आपको यहाँ रख देना है, तो दैट इज कैपिटल M बाय L into small l g into L by 2. Your answer become capital Mg by L into small l square by 2. Small l का वैल्यू आप सब लोगों को पता है कितना आ रहा है, कैपिटल L स्क्वायर बाय n स्क्वायर। L कैंसिल हुआ तो आंसर मिलेगा Mg L by 2n स्क्वायर। क्या मिलेगा, Mg L by 2n स्क्वायर। समझ में आया यहाँ पे क्या किया? सबसे इम्पोर्टेंट बात, किसी भी चीज को उठाना है तो किसके अगेंस्ट में उठाएंगे, किसी भी चीज को उठाने के लिए जो आपको वर्क डन करना पड़ता है वो आप उसके ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट में करते हो। तो वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स क्या आ जाता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। आवाज नहीं आ रही, चेंज इन पोटेंशियल। तो चेंज इन पोटेंशियल मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ फाइनल में चेंज कहाँ आ रही है, टेबल के ऊपर। मैंने अपना रेफरेंस लाइन कहाँ बनाया है, टेबल पे। अगर पूरी चेन टेबल के ऊपर आई मतलब वो पूरी चेन कहाँ बैठी है, रेफरेंस लाइन पे। रेफरेंस लाइन पे चेन बैठ जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, 0। लेकिन इनिशियल कंडीशन में कुछ चेन जो है पार्ट हैंगिंग है, कुछ पार्ट टेबल के ऊपर है। जो पार्ट टेबल के ऊपर है उसका पोटेंशियल 0, लेकिन जो पार्ट टेबल के नीचे है, रेफरेंस लाइन के नीचे है, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा। फिर दूसरा देखा, अब तक जो भी पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे थे वो पॉइंट मासेस थे, उनमें मास एक ही पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट हुआ करता था। लेकिन यहाँ मास हमने देखा कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा डिस्ट्रीब्यूट है। तो अब ऐसे केस में क्या करेंगे, ऐसी एक्सटेंडेड बॉडी के पोटेंशियल एनर्जी को कैसे निकालेंगे, तो उसका भी फॉर्मूला mgh है। लेकिन h कहाँ से लेना, वो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। भाई अगर पॉइंट मास होता तो आप h यहाँ पे मास है तो यहाँ से यहाँ तक काट लेते, लेकिन मास तो यहाँ स्टार्ट से लेके एंड तक हर जगह पे है। तो फिर हमने क्या किया, भाई ऐसे केस में, ऐसी एक्सटेंडेड बॉडी में आप जब mgh का फॉर्मूला लगाते हो उसमें आप h जो है वो डिस्टेंस लो उस बॉडी का, जो भी एक्सटेंडेड बॉडी है, जो ऐसे जिसमें मास थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूट है, ऐसी बॉडी का आपको सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना पड़ेगा। सेंटर ऑफ मास मतलब जहाँ पूरी बॉडी का टोटल वेट हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ऐसे पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास, है ना। तो इस रॉड का मास अगर आपको एक जगह रखना है तो वो इमेजिनरी पॉइंट कौन सा होगा, इसका सेंटर, इसका सेंटर ऑफ मास। क्लियर? तो रॉड का सेंटर ऑफ मास उसका मिड पॉइंट होता है। तो आपने सेंटर ऑफ मास ले लिया है, उसकी रेफरेंस लाइन से डिस्टेंस क्या है, टोटल लेंथ L थी, L का हाफ कितना हो गया, मतलब L/2। बस अब यहाँ ये जो मास भी है वो हैंगिंग मास है, हैंगिंग मास मुझे निकालना था। हैंगिंग मास कैसे निकाला, देखो यार, चेन क्या है, 1D ऑब्जेक्ट है, यूनिफॉर्म है। तो 1D ऑब्जेक्ट में कौन सी डेंसिटी आती है, लीनियर डेंसिटी। कौन सी आती है, लीनियर। 2D ऑब्जेक्ट में आती है एरियल डेंसिटी। तो अभी हम 1D पढ़ रहे हैं, लीनियर डेंसिटी मास अपॉन लेंथ। जो टोटल लेंथ L में जितना मास होगा उसी प्रोपोर्शन में स्मॉल लेंथ L में मास होगा। तो कैपिटल M बाय कैपिटल L इज इक्वल टू स्मॉल m बाय स्मॉल l। तो वहां से स्मॉल m का वैल्यू मिला, इसको हमने सब्स्टिट्यूट किया और एंड में हमने स्मॉल l को सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाला। देखिए जल्दी लिखिए। हाँ क्या हो गया, अरे यहाँ से खींचना है ऐसे। हाँ, और वही सेंटर ऑफ मास पॉइंट, चेन का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है, उसका मिड पॉइंट। रॉड का कहाँ होगा, उसका मिड पॉइंट। चेन का, हैंगिंग चेन का जो पार्ट हैंगिंग है उसका सेंटर ऑफ मास निकालेगा। तो ये लेंथ कितनी थी, स्मॉल l, तो ये स्मॉल l बाय।
बहुत बातें हो रही है यार बेटा, बहुत बातें हो रही। हाँ, हम दोनों बहुत बातें कर रहे हो, तो बाहर निकाल देते हैं। क्या बोलते सरदार जी जो बोलेंगे वो क्या बोलना है? बोल 500 बार लिखने के लिए, तुझे 500 बार लिखने के लिए दूँ? 500 बार नहीं दूँ? तेरे को तेरे साथ तो यही हुआ था ना, बात कर रहा था तू भी उस टाइम पे, तो क्या कर रहा था? बात नहीं कर रहा, तो और क्या कर रहा था भाई? गेम कर रहा जैसे गाने सुन रहा था। हाँ, मगर यार यहाँ तो दिखाई नहीं देगा कि ईयरफोन पहने हुए। जो चीज हमारे पास कम है उसका यूज भी ज्यादा करते होंगे। बरोबर चलना है वो नहीं लेते मुकेश, बात मत कर। क्या हो गया? स्मॉल m रखेगा m/l into small l, m/l into small l, l से l। अरे तो स्मॉल l कितना है? कैपिटल l/n ना, तो स्मॉल l को पुट कर कैपिटल l/n का स्क्वायर।
ओए हो गया लिख के? चलिए अगला क्वेश्चन करो फिर। लिखेंगे, एक काम करो, नोट बना के लिख दो इसका। ये डायग्राम बन गया होगा ना? ओए दिखाई नहीं दे रहा है टीचर ने आपको? थोड़ा स्टैंड अप। बात करने का बड़ा शौक आ रहा है। साइड में होके बैठ जाए यार, क्या भूख आ रहा है। पोटेंशियल एनर्जी ये नोट में लिखेंगे हम लोग, ऑफ एक्सटेंडेड बॉडी। Potential energy of extended body, that is U equal to plus minus mgh. U equal to plus minus mgh. उसमें h क्या हो गया यहाँ पे? U equal to प्लस माइनस mgh, इसमें h क्या है? हाँ, ये हो जाएगा वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास, COM मतलब सेंटर ऑफ मास, ये पूरा लिखो, सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी and reference line। प्लस कब आएगा, माइनस कब आएगा, ये तो क्लियर है। अबाव रेफरेंस लाइन पॉजिटिव, बिलो रेफरेंस लाइन नेगेटिव। चल अब नोट हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालना है पावर। नेक्स्ट हेडिंग डालना है पावर। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या करना है, कुछ नहीं लगाना है, एनर्जी कंप्रेस करना है। तो क्या होगा, हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर। इनिशियली में काइनेटिक एनर्जी है, स्प्रिंग को कंप्रेस कर देगी पूरा, फाइनल में तो कार जाके तो स्टॉप हो जाएगी और वो स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी, तो वो पूरी कार की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कंजर्वेशन। चलिए अब अगला जो है हमारे पास वो है टॉपिक पावर। पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क करने की रेट को हम क्या बोलते हैं? पावर। वर्क करने की रेट को क्या बोला जाता है? पावर। तो पावर इज इक्वल टू, अब यहाँ पर पावर की यूनिट, पहली बात तो पावर कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। इसकी यूनिट जो है वो क्या है? इसकी यूनिट है हमारे पास वॉट्स, और दैट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। एक और यूनिट क्या है इसके पास में? HP। HP मतलब हॉर्स पावर, विच इज 7.8 वॉट। क्लियर है? बाकी तो किलोवाट को हम वॉट में कन्वर्ट कर ही सकते हैं। एक और क्या हो गया किलोवाट, जो कितना होगा 10 टू द पावर 3 वॉट। ये हम सब लोगों को पता है।
अब हम पावर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होती है एवरेज और कांस्टेंट पावर। और एक होती है हमारे इंस्टेंटेनियस पावर। एवरेज पावर क्या होता है, देखिए एवरेज पावर आप निकालेंगे तो आप इस तरह से निकालेंगे, टोटल वर्क डन। आपने ऑलरेडी एवरेज इंस्टेंटेनियस वर्क मैंने आपको डिफरेंशिएशन में बता दिया है। एवरेज लेते हो तो टोटल अपॉन टोटल टाइम, टोटल वर्क डन कैसे निकाला जाता है, मतलब टोटल वर्क डन मतलब नेट वर्क डन अपॉन टाइम। और नेट वर्क डन कैसे निकाला जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन टाइम। इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे जो पावर चाहिए हो। इस केस में हम लोग वर्क को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। इफ और वर्क को हम लिख सकते हैं चाहे तो फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, इंस्टेंटेनियस में फोर्स कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया, डॉट ds बाय dt, और जिसको हम बोल देते हैं वेलोसिटी। क्लियर होगा यहाँ पे। उसके बाद आ जाता है, उसके बाद में 5-6 रुपये तो मुझे पता है कितना है, जैसे मेरे को विश्वास में बाकी क्लास के लोग देखा मैंने, वो विचार नहीं करने का बीच। ठीक है, जितना है चक्र उतना है, जल्दी खत्म करना होता है तो अब तक कर लिया था। मेरे असूलों से चल रहा है, इसलिए तुम्हारे असूलों के हिसाब से तो कराना ही नहीं चाहिए इतना। क्लास का डिसिप्लिन ये डिसाइड करता है कि जो बेसिक जो कंटेंट है उसके अलावा एक्स्ट्रा कितना चाहिए। अगर वो डिसिप्लिन में रहेंगे तो एक्स्ट्रा मिलेगा, डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तो एक्स्ट्रा कटेगा। टॉपिक तो सारे कवर होंगे सीधी सी बात। क्लियर। चलिए अभी हमारा अगला इसमें टॉपिक आता है एफिशिएंसी। क्या आता है अगला टॉपिक, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, एफिशिएंसी को हम ईटा से डिनोट करते हैं। सिंबल को क्या बोला जाता है, ईटा। एफिशिएंसी होता है आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। जैसे अभी हम आपको 100 मार्क्स का पढ़ाते हैं, ठीक है, हम आपको जो इनपुट दे रहे हैं वो क्या है कि भाई जो भी पेपर में 100 मार्क्स का कंटेंट आएगा उस टाइप के सारी चीजें यहाँ डिस्कशन हो गए। मान लीजिए जब कितने मार्क्स आते हैं फिजिक्स में, जो सच है वो 10 ज्यादा होते 20% वो भी ज्यादा।
मान लेते हैं सरदार जी की खुशी के लिए उनके 20 मार्क्स आ रहे हैं, तो मैंने उसको 100 मार्क्स का पढ़ा है, इसके मार्क्स कितने आ रहे हैं? 20, है ना? जनरली नेगेटिव में होते हैं, लेकिन हम मान लेते हैं पॉजिटिव। 20 मार्क्स इसके आ रहे हैं, मतलब सरदार जी की एफिशिएंसी कितना है पढ़ने की? 20%।